हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है पेन असेसमेंट साइट्स एंड मैनेजमेंट। मतलब हम यहाँ पेन की बात करेंगे कि दर्द जो है वो क्या है, क्या होता है, इसका असेसमेंट, जो पेन का असेसमेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, साइट्स कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे कि कौन सी साइड में किस चीज का पेन है, एंड इसका मैनेजमेंट क्या है। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि हम इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ओवरव्यू करेंगे कि इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं, इसका ओवरव्यू लेते हैं। तो आज हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। डेफिनेशन पढ़ेंगे, असेसमेंट ऑफ पेन, पेन का असेसमेंट कैसे करते हैं, क्या क्या इसके, क्या क्या, कैसे कैसे किन किन माध्यम से हम कर सकते हैं इस पेन का असेसमेंट। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स ऑफ पेन इन एब्डोमेन। हम इसमें पूरी बॉडी का नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एब्डोमेन पार्ट में, एब्डोमेन एरिया में, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या, कैसे कैसे हम जो साइट्स ऑफ पेन है वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन चीजों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम उसके मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ पेन, पेन अगर हो रहा है सीवियरिटी के अकॉर्डिंग क्या मैनेजमेंट करना है, उसका कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे सबसाइड कर सकते हैं। फिर आती है बात रेफरल की। अगर आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अगर कहीं पोस्टेड हैं और आपको कोई ऐसा पेशेंट आता है कि जिसको सीवियर पेन हो रहा है, तो आपको क्या मैनेजमेंट करके और उसको कहाँ कैसे क्या रेफरल करना है, तो वो सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में। तो आगे डिस्कस करते हैं। व्हाट इज पेन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज पेन। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पेन, an unpleasant sensory and emotional experience associated with acute, actual or potential tissue damage described in term of such damage। यहाँ मतलब है कि अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट का मतलब आप समझ सकते हैं, जो यहाँ वर्ड देख रहे हैं अनप्लीजेंट, इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या फिर आप कोई भी ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं है, अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल। सेंसरी मतलब आप जो सेंसेस, जो हमें फीलिंग आती है, जो फील करते हैं हम किसी भी संवेदना को, चाहे वो हमें, जैसे हम गर्म आग पर हाथ लगाते हैं तो वो हमें जो हीट जो फील होती है, या फिर हमें सर्दी के मौसम में जो कोल्ड फील होता है, ये सारे चीजें सेंसरी से रिलेटेड है। या फिर जो हम देखते हैं, सुनते हैं, ये सारे हमारे, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन है, उनके थ्रू, या हमारी जो नर्व्स हैं बॉडी के अंदर, नर्वस सिस्टम जो है हमारा, उन सब चीजों से जुड़ा हुआ वर्ड है। तो अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस, ऐसा कोई इमोशनल एक्सपीरियंस या अनप्लीजेंट सेंसरी परसेप्शन जो आपको फील हो रहा है, जो आपको पसंद नहीं है और आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और आपको परेशानी कर रहा है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जो कि अंदर हमारी बॉडी में टिश्यू डैमेज हो रहा है, जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं डैमेज हो रहे हैं, या उनमें कुछ भी इन्फ्लामेशन या कुछ कारण है जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है, उसकी वजह से जो पेन फील हो रहा है, हो सकता है कि टिश्यू डैमेज से जुड़ा हो। जरूरी नहीं है कि जब पेन हो रहा है तो कोई टिश्यू डैमेज ही हो रहा है, बट मे बी जुड़ा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट यहाँ उन्होंने समझाने की है, कोशिश की है, अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ सच डैमेज। मतलब हो सकता है कि जो आपको अनप्लीजेंट सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस फील हो रहा है, वो हो सकता है अंदर बॉडी में कोई पार्ट या कोई बॉडी टिश्यूज की वो डैमेज हो रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है आपको ऐसा फील हो रहा हो, अनप्लीजेंट सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस। तो ये है पेन। अब आगे बात करते हैं, असेसमेंट ऑफ पेन की बात करते हैं। तो इसका हम एक एक्रोनिम यूज करते हैं, जैसे OPQRST एंड यू। ये इसके थ्रू हम कैसे चेक कर सकते हैं, किस इससे कैसे हम पता कर सकते हैं, और कैसे उसकी इंटेंसिटी है वो पता कर सकते हैं, तो वो समझने की हम कोशिश करेंगे इसमें। जैसे O4 हम बात करेंगे, पहले ये बात करते हैं। दिस एक्रोनिम यूज्ड बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स टू accurately discern reason for the patient symptom and history in an event of an acute illness। मतलब ये जो एक्रोनिम है OPQRSTU, ये मेडिकल जो प्रोफेशनल जितने भी होते हैं, डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हो, ये जो जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, वो इस एक्रोनिम को यूज करके पता करते हैं कि जो एक्यूट इलनेस है या
कैसी जो पेन हो रहा है उसकी सीवियरिटी क्या है और उसका क्या नेचर है, वो उसको उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप का पेन है और उसको कैसे सबसाइड कर सकते हैं, कैसे इसको कम कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इस एक्रोनिम की। तो ओ फॉर ऑनसेट होता है, जिसमें हम बात इस एक्रोनिम में हम बात करते हैं ऑनसेट का मतलब सीधा सीधा है कि व्हेन इट बिगिन, मतलब कभी ये शुरुआत, इसकी ऑनसेट का मतलब होता है शुरुआत। ऑनसेट का जो हिंदी मीनिंग है वो होता है ऑनसेट। ऑनसेट का हिंदी मीनिंग है शुरुआत, मतलब किसी चीज की शुरुआत। तो हम इसमें ऑनसेट में हम पता करेंगे कि ये कब शुरू हुआ दर्द और कितनी देर से हो रहा है और कब से हो रहा है ना, इस कितना टाइम हो गया होते होते। तो ये चीजें हम ऑनसेट में हम डिस्कस करेंगे, उससे पूछेंगे क्वेश्चन, जो पेशेंट है उससे पूछेंगे कि आपको कब से पेन हो रहा है और ये पेन कितनी देर से हो रहा है और इसका मतलब कितने बजे शुरू हुआ था, मतलब अगर वो बता सकता है तो हम कोशिश करेंगे उससे पूछने की इस एक्रोनिम के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। पी की बात है आती है, तो इसमें लिखा है प्रोवोकिंग एंड पेलिएटिंग। तो इसमें हम करते हैं कि ये कहाँ से शुरुआत हुआ, है ना, और कैसे ये आपको, कैसे आपको लगता है कि कई पेन होते हैं जैसे बैठने से सही हो जाते हैं, या उस पे ज्यादा थोड़ा प्रेशर रख लें या प्रेशर दबा लें उस जगह पे तो थोड़ा सा आराम मिलता है। तो इस टाइप की उससे पूछेंगे कि कैसे आपको आराम मिल रहा है और किन फैक्टर्स की वजह से ये, मतलब ऐसा होता है कि कई लोग खड़े होते हैं या चलते हैं तो ज्यादा पेन होता है, तो ऐसी चीजें उससे पूछेंगे कि कैसे क्या करने से ये कम हो रहा है, क्या करने से बढ़ रहा है, और कैसे आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है। अगर पेन होता हो कैसे आपको लगता है कि आप खुद कम कर सकते हैं उसको, किस किन कारणों से और ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो चीजें इसमें पता कर सकते हैं हम और उससे पूछेंगे। इसमें इस जो एक्रोनिम के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन पूछने होते हैं, उससे जो हमारा पेशेंट है जिससे जिसको पेन हो रहा है उससे हम पूछते हैं। क्वालिटी में उससे पूछेंगे कि कैसा, मतलब कैसा किस तरह का पेन ये महसूस हो रहा है, कि किस तरह का पेन है। जैसे कई कई डिसीज कंडीशन में, कई कंडीशन में, कई इंजरी में अलग अलग पेन होते हैं। जैसे हार्ट की, जैसे अपना अगर बात करें हम एंजाइना पेक्टोरिस की जो डिसीज है, हार्ट डिसीज है, तो उसमें क्या होता है, स्टैबिंग पेन होता है, क्रशिंग पेन होता है, जैसे कोई अचानक से स्टैबिंग पेन होता है। तो इस टाइप की पेन की क्वालिटी भी होती है अलग अलग, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस टाइप की प्रॉब्लम है और क्या पॉसिबल इसका जो मेन रीजन हो सकता है वो हम पता लगाने की कोशिश करते हैं और उससे पूछेंगे किस तरह का पेन आपको लग रहा है। ठीक है। फिर बात करते हैं रीजन एंड रेडिएशन। रीजन रेडिएशन का मतलब ये है, उससे पूछेंगे कि आपको प्रॉपर बताइए आपको कहाँ दर्द हो रहा है, और ऐसा तो नहीं है अगर इस मान लीजिए आपके पेट में दर्द हो रहा है तो वो कहाँ से कहाँ तक, ऐसा तो नहीं है कि पेट से दर्द बढ़ रहा है और कंधे की तरफ बढ़ रहा है, या जॉ जो होता है हमारा, ये जो फेस पे जबड़ा होता है जिसको जॉ बोल रहे हैं, जॉ लाइन, जॉ, तो ये यहाँ पे पेन रेडिएट तो नहीं हो रहा है आपके स्कैपुलर रीजन में, तो जो पेन है वो रेडिएट तो नहीं हो रहा है, कि क्योंकि कई कंडीशंस हैं जिससे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या जो हार्ट डिसीज है उनमें क्या होता है, या तो आपका मीडियल रेडियल नर्व में पेन रेडिएट होता है, या आपका जो शोल्डर रीजन है उस साइड पेन रेडिएट होता है, या आपके जॉ लाइन में जॉ है आपका बॉडी में, इस स्कल में, तो वो ये सारी चीजें रीजन में कहाँ कहाँ रेडिएट हो रहा है उससे पूछने की कोशिश करेंगे कि आप जगह बताइए कहाँ पेन हो रहा है और कहाँ कहाँ रेडिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये चीजें हम उससे पूछेंगे। फिर हम बात करते हैं सीवियरिटी पे। तो सीवियरिटी की बात करें तो सीवियरिटी में हम पूछेंगे कि उसका ग्रेडिंग हम कर सकते हैं कि जैसे 0 से 10 तक उससे बोलेंगे तो उसका हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो उससे पूछेंगे और उससे पूछेंगे किस तरह का दर्द हो रहा है, ज्यादा दर्द हो रहा है, तो वो सीवियरिटी खुद ही बता देगा, क्योंकि पेन का ऐसे तो हम, ऐसा तो कोई डायग्नोसिस नहीं है कि हमने कुछ उसको किसी मशीन में या किसी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर किया और हमें पता लग जाए कि हाँ इसका परसेंटेज इतना है पेन का, तो ऐसा भी कोई स्किल नहीं बना है ना। तो हम उससे कोशिश करेंगे पूछने की कि सीवियर कितना सीवियर पेन है और कब से है, आपको कैसे क्या है, ये चीजें हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। ट्रीटमेंट में ये बात करेंगे, हम उससे पूछेंगे कि आप जो आपका ये अभी पेन हो रहा है इससे, इसके लिए आप कोई दवाई ले रहे थे क्या पहले से, और अगर ले रहे थे तो उससे आराम मिला कि नहीं मिला, है ना, ये सारी चीजें, और कितना अगर उससे दवाई ले रहे थे उससे कितना आराम मिला आपको, तो ये सारी हम कोशिश करेंगे। और अगर वो बताता है कि इससे आराम नहीं मिला है तो हम फिर हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ
ये चीजें पेशेंट ने कर ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका है, तो इससे हमें कुछ एडवांस हमें मेडिसिन देनी है जिससे उसको आराम मिल जाए। तो ये सारी चीजें हमें आइडेंटिफाइड करने में आसानी हो जाएगी जब हम इतने सारे क्वेश्चन पूछेंगे उससे। अब करते हैं अंडरस्टैंड हाउ इट इम्पैक्ट ऑन यू। अब उससे पूछेंगे कि आपको क्या लगता है ये किस कारण से हो सकता है। पेशेंट से पूछने की कोशिश करेंगे, ऐसा पूछेंगे कि आप क्या आपको बता सकते हैं कि आपको ये पेन कैसे क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, किस क्या कारण है, या फिर और कैसा मतलब आपको लग रहा है किस वजह से हो सकता है। ये सारी चीजें उससे पूछेंगे, पूछेंगे उससे अंडरस्टैंड हाउ इट इम्पैक्ट ऑन यू, ये सारी चीजें उससे पूछेंगे। तो ये चार्ट जो ये एक्रोनिम है ये क्या करता है, जब हम इतने सारे क्वेश्चन पेशेंट से करते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो जब वो आंसर देगा इनके, तो आपको इसके ट्रीटमेंट में और इस पेन के कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स आपको लेने हैं, जिन पर इम्प्लीमेंट करना है आपको, तो उनमें आपको आसानी मिलेगी और आप उसके लिए बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसकी इतनी सारी चीजें जान ली। तो अब आपको पता है ये चीज कैसे सही होगी और कैसे नहीं होगी, इसके लिए हमें क्या मैनेजमेंट करना पड़ा। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक आपको ये एक्रोनिम के थ्रू आपने इतना सारा जानकारी ले ली। अब उस आपका जो गोल होगा, आप जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उसके लिए आपको एक टारगेट मिल गया कि हाँ हाँ हमें इन पॉइंट पे काम करना है, इन चीजों पे काम करना है, तो हम इसका कम कर सकते हैं। ये तो अडल्ट की बात हो रही है, क्योंकि हम इसमें हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर चाइल्ड है तो हम उसमें कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, उससे नहीं पूछ सकते, वो तो कुछ बता भी नहीं सकता कि कहाँ पेन हो रहा है कहाँ नहीं पेन हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, इन चिल्ड्रंस वोंग बेकर फेस पेन रेटिंग स्कूल रेटिंग स्केल। तो इसमें क्या करता है, फेसिंग का फेस अलग अलग फेसेस का एक वो होता है, स्केल होता है, जिसमें अलग टाइप के इमोजीज होते हैं, जैसे स्माइली और एंग्री और सैड। ये सारी स्केलिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, जिसमें 0 से 10 तक नंबर दिए गए हैं, नंबरिंग की गई है। तो फेस स्केलिंग के थ्रू हम पता करते हैं कि ये पेशेंट है, जो जिसको बच्चा है जिसको पेन हो रहा है, उसकी क्या डिग्री ऑफ पेन है, क्या सीवियरिटी है, और कितना वो सीवियर फॉर्म है उसकी। तो वो हम इस स्केल से पता कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्रोनिम तो फॉर्म यूज नहीं कर सकते हम चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि वो तो बता ही नहीं पाएगा, इसके आंसर ही नहीं दे पाएगा, तो ये तो वेस्ट हो गया। वेस्ट मीन्स चिल्ड्रन के लिए, चिल्ड्रन के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये सारे क्वेश्चन नहीं बता पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए वोंग बेकर फेस रेटिंग स्केल यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं ये होता क्या है एक्रोनिम जो ये है, और इसका फॉर्मेट और ये इसका चार्टिंग देखते हैं आगे की स्लाइड में। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये है आपका जो एक्रोनिम था, OPQRST and U, ये उसका एक्रोनिम है। यहाँ आप देख रहे हैं ऑनसेट मतलब व्हेन डिड इट बिगिन, हाउ इट, ये सारे क्वेश्चन है। ये तो एक्रोनिम होगा OPQR। और जो अंदर आप देख रहे हैं इसमें ये क्या हो गया, ये व्हेन डिड इट बिगिन, ये सारे क्वेश्चन है जो हम उससे पूछेंगे पेशेंट से। जो ब्लू कलर में लिखे हैं वो क्वेश्चन वो हम पूछेंगे, ठीक है। ये अब बात करते हैं जो चिल्ड्रन में हम यूज कर रहे थे वोंग बेकर फेस पेन रेटिंग स्केल। तो इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे ये 0 है, इसमें एक अलग इमोजी है। इसमें हम फेशियल एक्सप्रेशन से हम पता करते हैं कि कितना हर्ट हो रहा है पेशेंट को, कितना सीवियर फॉर्म में पेन हो रहा है उसको। जैसे 0 में नो हर्ट, तो स्माइल कर रहा है। हर्ट लिटिल, 2 में हर्ट लिटिल मतलब थोड़ा बहुत दर्द है उसको। हर्ट लिटिल मोर, 4 मतलब ज्यादा थोड़ा दर्द हो रहा है। 6 में हार्ट इवन मोर, ज्यादा पेन हो रहा है। तो ये सारी चीजें इसमें हमने पता क्या किया, हमने फेशियल एक्सप्रेशन है उससे बच्चे के एक्सप्रेशन मैच किया, और जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ कितने सीवियर फॉर्म में और कितना पेन हो सकता है पेशेंट को या बच्चे को, वो हम पता लगा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम साइट ऑफ द पेन। यहाँ हम सिर्फ एब्डोमेन के बारे में पढ़ रहे हैं, साइट्स ऑफ द पेन हम ऑल ओवर बॉडी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ हम एब्डोमेन रीजन में, एब्डोमेन कैविटी में क्या कहाँ पेन हो सकता है और क्या क्या कारण हो सकते हैं, उन पे बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं साइट्स ऑफ द पेन, जिसमें हम एब्डोमेन रीजन की बात करेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। पहले तो आप ये बैकग्राउंड इमेज देखिए, इसमें आप पता लगा सकते हैं कि हम बॉडी के किस पार्ट की बात कर रहे हैं। तो हम कहाँ कर रहे हैं, एब्डोमिनल कैविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो ये हमने समझ लिया। अब हम इसमें भी अलग 9 रीजन में हमने इसको डिवाइड कर लिया एब्डोमिनल कैविटी को। ये सबको आना जरूरी है, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है उसमें कितने
रीजन होते हैं और क्या क्या जगह का क्या नाम होता है और किस जगह के अंदर कौन कौन से पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, सॉरी ऑर्गन वहां पे होते हैं। तो जैसे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक की बात करें तो इसमें क्या होगा, लिवर, गॉल ब्लैडर, राइट किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये इसमें लिखे हुए हैं, आप देख लें, इसी तरह सभी में लिखा हुआ है। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट लंबर अम्बिलिकल रीजन, लेफ्ट लंबर, राइट इलियक हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट इलियक। अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर कहीं पेन हो रहा है पेशेंट को तो हम क्या पहचान लेंगे कि इसकी मदद से हमने ये जान लिया कि अगर पेशेंट बोल रहा है कि मुझे राइट लंबर, यानी राइट लंबर आप यहाँ देख रहे हैं, राइट लंबर में पेन हो रहा है, राइट लंबर रीजन में पेन हो रहा है, यहाँ पर उसने उसने अपना हाथ करके बताया कि मुझे इस जगह में पेन हो रहा है, तो आपने पहचान लिया कि ये राइट लंबर है। तो आप यहाँ का क्या आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, हो सकता है पेशेंट को लिवर की वजह से पेन हो रहा हो, या गॉल ब्लैडर की वजह से हो रहा है, या राइट कोलोन की वजह से हो रहा हो, क्योंकि राइट लंबर में ये बॉडी ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन मौजूद हैं इस एरिया में। तो हम इसका हमने एक आइडिया लगा लिया कि हो सकता है इनका पेन हो, तो ये इसलिए आपको जरूरी है। ये सभी रीजन का पढ़ने का मतलब यही है कि सही रीजन हमें पता चल जाएगा और एप्रोप्रिएट हम उसका जो आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, हम असेसमेंट करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें प्रॉपर पता चल जाए कि हाँ पेशेंट को कहाँ पेन हो रहा है। इसलिए ये सारे रीजन दिए गए हैं। तो आप इसमें मैं आशा करता हूँ कि ये जो इमेज मैंने दी है इसमें आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि ये रीजन जो बड़े लेटर में लिखा हुआ है वो रीजन का नाम है, और जो स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है वो उसका मतलब है कि इस रीजन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको समझने में आसानी रहेगी, या तो आप नोटबुक में ये डायग्राम बना लें या स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो का, तो आपको पढ़ने के लिए इजी रहेगा। फिर इसको आप जब ये पढ़ लेंगे उसके बाद बुक्स में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब बात करते हैं स्टेप्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें। जब अपन को पेन असेसमेंट करना है किसी पेशेंट का, तो क्या स्टेप्स होती हैं और किन स्टेप्स में हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन की जो स्टेप्स होती हैं वो 4 मेनली स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट आपका इंस्पेक्शन होता है, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। ये आपकी 4 स्टेप्स होती हैं फिजिकल एग्जामिनेशन की, जो सभी जितने भी टाइप का फिजिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें ये करते हैं। तो ये जो फर्स्ट इमेज देख रहे हैं ये आपका है इंस्पेक्शन। इसमें हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं उस पेशेंट को, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको देखकर अनुमान लगा रहे हैं इसको क्या प्रॉब्लम होती है, इस क्या हो सकती है। ये है इंस्पेक्शन। ऐसे ही हम बात करते हैं आगे, ये है पाल्पेशन। इसमें क्या, हमने अपना जो हमारा जो हथेली है उसको हमने किसी जहाँ पे भी उसको पेन हो रहा है वहां पाल्पेट करके, मतलब दबा के हमने देखा, ऐसे हाथ रख के दबा के उसको देखा, तो ये क्या कर रहे हैं, पाल्पेट कर रहे हैं। इस इमेज से आप समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट आपका इंस्पेक्शन था, दूसरा आपका पाल्पेशन है, और थर्ड जो आप इमेज देख रहे हैं ये है क्या है, परकशन। इसमें क्या हुआ है, इसमें जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उन्होंने एक पेशेंट के पीठ पर एक हाथ रखा हुआ है स्कैपुलर रीजन में, या देख सकते हैं आप ये शायद जो वर्टेब्रल कॉलम है वहां पे ऐसे ही कुछ रीजन दिख रहा है यहाँ पे जितना हम इमेज में देख पा रहे हैं। तो उसने क्या, हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने एक हाथ रखा हुआ है नीचे, और दो सेकेंड हैंड से वो क्या कर रहा है, 2 उंगलियों से वो उस पे ऐसे टिप कर, मतलब ऐसे जैसे हम गेट बजाते हैं ना ऐसे, तो ऐसे वो इसको ठोकने की कोशिश कर रहा है, हल्के से दूसरे हाथ से उंगलियों से प्रेशर मार रहा है बार बार। तो उससे हमें क्या पता है, साउंड पता चलता है कि डल साउंड आ रहा है या कैसा किस टाइप का साउंड आ रहा है, कोई फ्लूट भरा है तो अलग साउंड आएगा। तो परकशन से ये सारी चीजें हम पता कर सकते हैं। ऑस्कल्टेशन की बात करें तो ऑस्कल्टेशन में हम करते हैं, जो हम स्टेथोस्कोप की मदद से हम जो ऑस्कल्टेट करते हैं, या हार्ट बीट हो या कोई साउंड हो, एबनॉर्मल साउंड या नॉर्मल साउंड जो हम सुनते हैं उसको बोल रहे हैं ऑस्कल्टेशन। तो एक चीज यहाँ मैं बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आप सब लोगों के लिए याद रखने के लिए जरूरी है, सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को ये पता होना चाहिए कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं, जो ये 4 स्टेप्स में करते हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, ये इनका सीक्वेंस है। पहले हम इंस्पेक्शन करते हैं, फिर पाल्पेशन करते हैं, उसके बाद परकशन करते हैं, फिर ऑस्कल्टेशन करते हैं। ये किसी भी फिजिकल एग्जामिनेशन किसी भी पेशेंट में कर रहे हैं तो ये फॉर्मेट में, ये वे में करेंगे, पहले इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन, ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा हुआ है। लेकिन
ये बॉडी के ये नॉर्मल स्टेप्स हैं, लेकिन बॉडी में अगर हम स्टोमक में बात कर रहे हैं, एब्डोमिनल एरिया असेसमेंट कर रहे हैं, एब्डोमिनल एरिया का फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं और एब्डोमिनल एरिया हम असेस कर रहे हैं, तो उसके लिए स्टेप्स का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है और वो एक सीक्वेंस नीचे जो मैं दिख रहा है आपको लिखा हुआ वो हो जाता है। इंस्पेक्शन हो जाता है पहले, मतलब पहले ये इमेज तरफ आइए आप, ये वाला पहले अब इंस्पेक्शन होगा। सेकंड नंबर पे आपका क्या होगा, सेकंड नंबर पे आपका ऑस्कल्टेशन है, ठीक है। अब इसका रीजन मैं बताऊंगा, ऑस्कल्टेशन है, फिर परकशन है आपका जिसमें आप टिप करके इसमें पता कर रहे थे, साउंड सुन रहे थे, एंड लास्ट में आपका आता है पाल्पेशन, जहां आप अपने हथेली से दबा के पता कर रहे थे कौन सा पेन हो सकता है। इसका सीक्वेंस इसलिए चेंज कर दिया गया है एब्डोमिनल में, एब्डोमिनल असेसमेंट के लिए, क्योंकि जब आप किसी पेशेंट का एब्डोमेन में असेसमेंट कर रहे हैं और ये जो नॉर्मल जो स्टेप्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं, तो मान लीजिए अगर हम इसी सीक्वेंस को नॉर्मल स्टेप्स थे उसको फॉलो करते हैं, तो क्या होगा कि अगर पेशेंट को पेन हो रहा है बहुत तेज और आपने पहले क्या किया, इंस्पेक्शन किया, अगर बहुत सीवियर पेन के लिए आया है या फिर कहीं दबाने से पेशेंट को पेन हो रहा है या गॉल ब्लैडर का पेन है, अपेंडिक्स का पेन है, तो इन सब चीजों का पेन है और पेशेंट को, तो पहले हमने इंस्पेक्शन किया, हमने देख लिया, ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद अगर हम नॉर्मल स्टेप्स फॉलो करते हैं तो पाल्पेशन करेंगे। पाल्पेशन में क्या कर रहे थे, हम उसको पाल्पेट कर रहे थे हथेली से। अगर हम एब्डोमिनल एरिया की बात कर रहे हैं और उसको मान लीजिए अपेंडिक्स या गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, स्वेलिंग है, अपेंडिसाइटिस है या कॉलिसिस्टाइटिस है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट को जब हम प्रेस करेंगे तो उसका पेन बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी पेन की बढ़ जाएगी। हमने पहले पाल्पेट कर लिया तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और इसके बाद अगर इंटेंसिटी बढ़ गई तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जब आएंगे परकशन और ऑस्कल्टेशन पे, तो ऑस्कल्टेशन में आपको हार्ट बीट बढ़ी हुई दिखाई देगी और बॉडी में और सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि इसलिए हमने पहले इसका सीक्वेंस एब्डोमिनल के लिए चेंज कर दिया कि जो दबाने वाला था, जो इसमें पाल्पेट कर रहे थे, हम दबा के चेक कर रहे थे, तो वो सबसे लास्ट में होगा। इसकी वजह से अगर पेशेंट को पेन और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ती है तो इससे पहले हम इतने सारे टेस्ट कर चुके होंगे, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन, इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए पाल्पेशन वर्ड सबसे लास्ट में आ गया। और पाल्पेशन करेंगे तो अब उसको पेन होगा, तो उसकी वजह से हमारे जो असेसमेंट, नॉर्मल असेसमेंट में डिस्टरबेंस नहीं आएगा, इसलिए हमने एब्डोमेन के लिए ये सीक्वेंस चेंज कर दिया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको ये पता होना चाहिए कि हम पाल्पेशन इसमें लास्ट में क्यों कर रहे हैं। इसलिए मैंने मेरे ये बुक्स में नहीं दिया हुआ है आपके में, लेकिन मुझे लगा कि आपको समझाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये इंक्लूड कर लिया। ठीक है, अब हमने साइड्स ऑफ द पेन पढ़ ली, जो कि एब्डोमेन की साइड्स पढ़ी हैं। अब हम आगे बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ पेन एंड रेफरल। तो पहले हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, अगर पेन हो रहा है किसी पेशेंट को तो क्या क्या मैनेजमेंट हम उसके लिए करेंगे। तो मैनेजमेंट ऑफ पेन डिपेंड अपॉन अंडरलाइंग द कंडीशन। फॉर द सीवियर एपिसोडिक spasmodic पेन, antispasmodic can be given. Analgesic can be given to tide over the situation depending upon a severity and response to the given drug. मतलब ये होगा कि जब हम पेन किसी पेशेंट के लिए पेन का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पेशेंट को जो पेन हो रहा है उसका क्या फॉर्म है, सीवियर फॉर्म है या माइल्ड या मॉडरेट फॉर्म में हो रहा है पेन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, उसी के हिसाब से आप मेडिसिन या उसी के हिसाब से जो मैनेजमेंट करेंगे वो उस पर डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, असेसमेंट कर लेंगे कि किस टाइप का पेन है, सीवियर पेन है या माइल्ड मॉडरेट है। उसके बाद आप फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, उसको, ये जो ड्रग आप देख रहे हैं फर्स्ट है हायोसाइन बॉटल ब्रोमाइड। इसमें क्या होता है कि ये जो ड्रग्स दे रहे हैं, इस ड्रग्स को मेनली हम किसके लिए दे रहे हैं, अगर उसको यूरेट्रिक या इंटेस्टाइनल या बाइलरी कुछ भी इन सब रीजन में प्रॉब्लम है, इन सब ऑर्गन में प्रॉब्लम है, तो हम ये ड्रग दे सकते हैं, है ना, पेन के लिए। ऐसे ड्रग्स ये जरूरी नहीं है जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वही दे रहे हैं, ये तो मैंने जस्ट एक जनरल फॉर्म में ले रखा है। ये फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आप इसको अच्छे से पढ़ें, इस वीडियो का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने क्योंकि जो मैनेजमेंट पोर्शन है उसमें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं लिया है और ज्यादा डिटेल में मैंने लिया नहीं है। इसको आप अच्छे अपने लेवल पे अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें।
या मैंने जर्नल फॉर्म में लिया है, जर्नल एक कॉमन फॉर्म है जो वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दूसरा आप इसमें नसेट्स देख रहे हैं, नसेट्स का मतलब नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं जो पेन रिलीफ में हेल्प करते हैं, जैसे जिसके एग्जांपल हैं डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन आर यूज। लेकिन इसमें याद रखने वाली क्या बात है कि अगर नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स अगर किसी पेशेंट को दे रहे हैं और डाइक्लोफेनेक जिसके एग्जांपल डाइक्लोफेनेक और आइबुप्रोफेन है, तो ये याद रखना है कि ये प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं देने हैं, शुड नेवर बी यूज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्योंकि ये अगर प्रेगनेंसी में देते हैं तो हो सकता है ये जो फीटस है, जो डेवलपमेंट जो उसकी ग्रोथ है, या जो और भी कई कारण हैं और भी कई फैक्टर्स हैं, उनको ये हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा सकता है। तो हमें क्या करना है ये याद होना चाहिए, अगर किसी पेशेंट को हम पेन का मैनेजमेंट कर रहे हैं और अगर वो प्रेग्नेंट है, वुमेन है और उसको पेन हो रहा है, तो हमें याद रखना है कि इसको हम नसेट्स नहीं देंगे। नसेट्स मींस नॉट स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स नहीं देने, अवॉइड करना है प्रेगनेंसी के टाइम। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं? लोकल हीट, जिसमें टेकिंग केयर टू अवॉइड बर्न, मतलब लोकल हीट देंगे, जैसे जो हीट पैक्स होते हैं, है ना, इन सब फॉर्म में गर्म पानी करके, या तो किसी जो हॉट वाटर बैग आता है उसमें गर्म पानी भर के उसको सिकाई करने को बोलेंगे उसको। बस ये याद रखना है कि जो टेम्परेचर है, जो आप सिकाई कर रहे हैं वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, पेशेंट की जो स्किन है वो बर्न ना हो जाए, उसको कुछ अल्सर ना हो जाए। तो वो टेम्परेचर देखना है, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर होना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतना ही। फिर कोल्ड एप्लीकेशन यूज करते हैं, आइस पैक्स जिसके लिए हम देते हैं, तो आइस पैक्स उसको दे सकते हैं। ये नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो गए। यहाँ अपन क्या कर रहे हैं? मैनेजमेंट कर रहे हैं। और फिर लास्ट आता है आपका रेफरल ऑफ द पेशेंट। रेफरल ऑफ द पेशेंट का मतलब है कि अगर पेशेंट को इन सब चीजों से आराम नहीं मिल रहा है और बहुत सीवियर पेन हो रहा है, तो आपने सारे, आप जितना आपके जो आप कर सकते थे, जो अपने लेवल पे, वो आप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी पेन में आराम नहीं मिल रहा है, तो आप कोशिश करेंगे कि उसको रेफर करें अप्रोप्रिएट प्लेस पे, अप्रोप्रिएट सेंटर पे, जहां पे वो जो उसका सीवियरिटी है, फॉर्म की जो प्रॉब्लम है उसको वो वहां सबसाइड किया जा सके, और उसका जो ट्रीटमेंट प्रॉपर उसको जो प्रॉब्लम हो रही है वो उससे निजात पा सके। तो ऐसी जगह पे आपको ट्रीटमेंट के लिए रेफर करना है। लेकिन रेफर करने से पहले आपको ये चीज याद रखनी है कि उसका पेन सबसाइड हो जाए। सबसाइड नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ हद तक आप मैनेज करके उसको इतना आप उसको कंफर्टेबल कर दें अपने मैनेजमेंट से कि वो जो आगे जहां आपने रेफर किया वहां तक आराम से पहुंच जाए। जब भी रेफर करना है तो उससे पहले हमें ये जरूर देखना है कि अगर सीवियर कंडीशन है तो आप उसका इतना मैनेजमेंट कर लें अपने लेवल पे, इतना मैनेजमेंट करके रेफर करें ताकि वो आगे जब जहां आपने रेफर किया वहां पहुंचने तक उस वो कंफर्टेबल रहे और सरवाइव कर सके। ये आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। जैसे लिखा हुआ है रेफर ऑफ द पेशेंट में, द पेशेंट with severe pain not responding to treatment and if there is tenderness, rigidity, tachycardia, tachypnea, hypotension should be immediately referred to higher healthcare centers। मतलब वही है, अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको प्रॉपर अप्रोप्रिएट प्लेस पे, अप्रोप्रिएट सेंटर पे, हेल्थ केयर सेंटर्स पे उसको रेफर करना है। यहाँ रिजिडिटी का मतलब होता है कठोर या ठोस, अंदर बॉडी पार्ट में स्वेलिंग आ जानी है, ये सब चीजें होती हैं। टैकीकार्डिया मतलब इंक्रीज हार्ट रेट मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। टैकीपनिया होता है इंक्रीज रेस्पिरेशन मोर देन 24 रेस्पिरेशन पर मिनट। और हाइपोटेंशन जो डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें होती हैं, टर्मिनोलॉजी है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ पेन एंड रेफरल ये चीज पढ़ी। लेकिन मैनेजमेंट को आप, जो मैंने ड्रग्स दिए हैं ये पूरे ड्रग्स नहीं लिखे हुए यहाँ पे, इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, इसको अपने लेवल पे सर्च करके। मैंने मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं किया है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं, कई बुक्स में अलग है, कई बुक्स में अलग है, इसलिए मैं आपको एक कॉमन फॉर्म में मैंने समझाया है। लेकिन आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं अपने लेवल पे, तो कोशिश करें, बुक्स में बहुत सारा दिया है, आप उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया, पेन के बारे में पढ़ा और इसको समझने की कोशिश की। ये हमारा मॉड्यूल 2 से पहला टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया। तो आगे से हम कोशिश करेंगे कि एवरीडे 1 क्लास मॉड्यूल 1 से हो और 1 क्लास मॉड्यूल 2 से। तो हम ऐसे ही अब सीक्वेंस में चलाएंगे डेली 2 क्लासेस। और अगर आपको लगता है कोई
टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो सजेस्ट करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें सब कमेंट करके बताएं कि आपको पसंद आ रहा है वीडियोस या नहीं आ रहे हैं। और अगर आप टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जो CCH सिलेबस से है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो सिलेबस है उसमें है, तो आप बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सभी CHO के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे, और आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा जो भी वीडियोस और जो भी क्लासेस हैं। तो अगर पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट करके बताएं कि पसंद आ रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें सभी CHO के साथ, और सजेस्ट जरूर करें अगर आप टॉपिक, अगर आपको लगता है कि अगर आप कुछ टॉपिक करना चाहते हैं तो जरूर सजेस्ट करें कमेंट बॉक्स में। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।